हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है लाइट। और लाइट में दो पोर्शन है, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो पहले हम रिफ्लेक्शन को कवर करेंगे और अपनी हम शुरुआत है कुछ बेसिक हेडिंग्स से करते हैं। जैसे कि इन बेसिक टॉपिक्स में सबसे पहले आता है लाइट। व्हाट इज़ द लाइट? तो लाइट इज़ द वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच ट्रेवल्स थ्रू द वैक्यूम एंड एज वेल एज थ्रू एनी मीडियम। मोर यू कैन से लाइट गिव्स द सेंसेशन ऑफ द व्यू, यानी कि किसी चीज़ को देखने का सेंसेशन जो लाइट की वजह से हमें मिलता है। किसी भी चीज़ को हम क्यों देख सकते हैं? क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तब हम ऑब्जेक्ट्स को व्यू कर सकते हैं। वो आगे समझते हैं। इसके बाद में देखते हैं नेचर ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट। लाइट किस तरह से ट्रैवल करती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है जब तक कि इसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए। अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो लाइट अपना पाथ बेंड कर देती है, वो अकॉर्डिंग टू मीडियम, जिसको हम समझेंगे रिफ्रैक्शन में। इसके बाद में जो दूसरा है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट को इमिट कर सकते हैं वो ल्यूमिनस हैं, जैसे आपके सन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, कैंडल हो गई। कैंडल इल्यूमिनेटिंग कैंडल्स की बात हो रही है, इल्यूमिनेटिंग ट्यूबलाइट की बात हो रही है। इसके बाद में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि टेबल होगी, पेपर हो गया, पेन हो गया, आप हो गए, हम हो गए। ये बहुत सारे मोस्टली ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन ल्यूमिनस ही हैं। रे ऑफ लाइट क्या है? ऑप्टिक्स को, यानी कि लाइट के नेचर को समझने के लिए कि उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, हम ये मान के चलते हैं कि लाइट के पार्टिकल रेस की फॉर्म में आते हैं, यानी कि एक के पीछे एक ऐसे करके आते हैं, तो उन्हें हम रेस इस तरह से दिखा देते हैं। और यही पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है। इसके बाद में अभी हमने कहा था कि हम किसी चीज़ को कैसे देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से। मिरर भी उसका एग्जाम्पल है। पर जैसे कि अभी आप इसको पेपर को पढ़ पा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? अगर इसका मीनिंग ये हो गया, कोई भी चीज़ हमें तब दिख पाती है जब किसी बॉडी से लाइट टकराती है और टकराने के बाद वो आपके पास में आती है। तो जैसे कि ये कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर लाइट आती है और टकराने के बाद में वो आपके पास पहुंचती है, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब इसके बाद में क्या है कि रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम सबसे बेसिक पॉइंट लेते हैं प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर को अच्छी तरह जानते हैं, हम सभी इसे पर डे अपने घरों में यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर को दिखाने के लिए हम एक तरफ इसका जो पोर्शन है उसे ओपेक दिखाते हैं, मतलब कि अपारदर्शी। दूसरा वाला जो पोर्शन है वो स्मूथली पॉलिश्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस होता है, जिसमें कि आप अपने चेहरे को या चीज़ों को देख सकते हैं। प्लेन मिरर ये है। अब ये किस पर काम करता है? प्लेन मिरर में हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती है? ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे दिखाई देती है। किसी चीज़ से लाइट इस पर आती है, अगर आपकी आँखों में पहुँचती है, और तब आप उस चीज़ को यहाँ पर देख पाते हैं मिरर के अंदर। तो ये लाइट कैसे आती है, कैसे जाती है, उसके लिए हमें समझना होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको समझना बहुत ही आसान है। इसके दो सिंपल लॉज हैं। आपने कोई मिरर लिया, ठीक है, और ये मान के चले कि इस पर कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है, ठीक है। जो लाइट रे इंसिडेंस होती है उसे हम इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं, और जो लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे या रिफ्लेक्टिंग रे। जहाँ पर लाइट का आना और जाना होता है, ठीक उसी पॉइंट पर हम एक नॉर्मल डालते हैं, जो कि मिरर पर डाला जाता है। और ये नॉर्मल, जैसे कि इसका नाम नॉर्मल है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा मिरर पर। अब इनका नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले ए ओ। जो ए ओ है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो बी ओ है, यानी कि ये ओ से लेकर बी जो चली जाती है लाइट रे, वो भी, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे, जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। ठीक है। इसके बाद में जहाँ पर आपने नॉर्मल डाला है ओ को, तो यहाँ पर ये जो डैश लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम मैं एम एन दे देता हूँ, और एम एन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। ये तो होगी इंट्रोडक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? एक बेसिक लॉ। सबसे पहले नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर। ठीक है। लॉ नंबर फर्स्ट, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर ऑलवेज इन केस ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ नंबर टू इस तरह से है कि इंसिडेंट रे यानी कि ए ओ, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ओ बी, एंड नॉर्मल यानी कि एम एन, ये हमेशा सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन का मतलब, जैसे आपको ये पेपर दिखाई दे रहा है, तो ये लाइट रे पेपर पे ही आएगी, पेपर के इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पेपर पे ही नॉर्मल डलेगा। आप लाइट रे को ऊपर नहीं दिखा सकते हैं, यानी कि इस एक्स वाई प्लेन से बाहर नहीं दिखा सकते हैं, सेम प्लेन में होंगे। अच्छा, इसके बाद में एक स्पेशल केस ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए, नोट करके आपको मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये प्लेन मिरर है इस तरह से करके, और प्लेन मिरर पर कोई लाइट रे एकदम नॉर्मल के पैरेलल आती है। ठीक है। यहीं पर नॉर्मल है इस तरह से डॉट डॉट करके, और लाइट रे इसी पर आती है, तो नॉर्मल के पैरेलल होगी, तो एंगल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो एंगल आर कितना होगा? वो भी 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे? इस तरह से। तो इसमें क्या बताएंगे? व्हेन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0, देन द नॉर्मल इंसिडेंट रे विल रिफ्लेक्ट ऑन इट्स ओन पाथ, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे इनका पाथ सेम होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के केस में। ठीक है। ये एक स्पेशल केस था इसका। इसके बाद में हम ये समझ लेते हैं कि डिफरेंट तरीके से हम एंगल आई और आर को पता कैसे करते हैं। वैसे आप इसे समझ चुके हैं कैसे पता करते हैं, फिर भी इसका एक दो हम न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे हमें बात समझ में आ जाए।
ये दो डायग्राम्स मैंने बताए यहाँ पर कि आपको एंगल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो नॉर्मल की तरफ लाइट रे आ रही है वो हो जाएगी इंसिडेंट लाइट रे यानी कि AO। दूसरी लाइट रे कौन सी हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब इंसिडेंस लाइट रे के लिए एंगल कितना है? एंगल I। तो एंगल I ऑलवेज इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। ये भी 35 डिग्री हो जाएगा एंगल R। इस वाले केस में देखें पार्ट बी में आपसे इन्होंने केवल डायग्राम इतना बना दिया। ये जो लाइट रे नॉर्मल की तरफ आ रही है ये क्या हो जाएगी? इंसिडेंट लाइट रे, यानी कि ये हो जाएगी AO सपोज दैट। अब इसमें क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको नहीं दिया, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो नहीं दिया है आपको 50 डिग्री दे रखा है। तो एंगल ऑफ I कितना हो जाएगा? ये 90 - 50 कर दें, यानी कि 90 - 50 इक्वल टू 40 डिग्री एंगल I हो गया। तो एंगल R भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो आप कैसे लिखेंगे? एंगल I इक्वल टू 90 - 50 इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू ऑल्सो एंगल I, यानी कि एंगल 40 डिग्री। तो ये कुछ केस हो गया आपके सामने जिसमें कि आप एंगल I और R को निकाल सकते हैं। आप डायग्राम को भी एक बार बनाना सीख लें, कैसे डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एक प्लेन मिरर लिया, सपोज दैट इस तरह से आपने एक प्लेन मिरर लिया है और इसके सामने आपने कोई पिन या ऑब्जेक्ट या बॉल कुछ रखा हुआ है। तो मैं केस आसान करने के लिए एक पिन को ले लेता हूँ। एक पिन इस तरह से रखी हुई है, इसको आप देख रहे हैं, मिरर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइट रे इस तरह से यहाँ पर जाएगी जो कि पैरेलल जाएगी मिरर पर, और क्योंकि पैरेलल है तो उसी पाथ पर वापस लौट के आ जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है। एक लाइट रे को हम यहाँ पर भेज देते हैं इस जगह पर, ठीक है। अब ये जिस एंगल पर लाइट रे इंसिडेंस हुई है ठीक उसी एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होती हुई चली जाएगी ऐसे करके। इसके बाद में इसको डॉट डॉट करके पीछे मिला दीजिए। देखिए लाइट रे रिफ्लेक्शन बाद में फैलती चली जा रही है, यानी कि किसी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेगी। तो जब तक लाइट रे मिलेंगी नहीं कम से कम दो, तब तक आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं मिलेगी। अब आपने क्या काम किया इसमें, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी उसे बैक करके पीछे भेज दिया, और जो इसका बी पॉइंट है, ऑब्जेक्ट AB का जो बी पॉइंट है, यहाँ से आप एक लाइट रे पैरेलल टू द नॉर्मल पर डालते हैं सपोज दैट। इस तरह से वो नॉर्मल पर इंसिडेंस होती है मिरर की, तो जाहिर सी बात है वो नॉर्मल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से करके। लेकिन इसकी जो वर्चुअल रे है, यानी कि बी से जाने वाली जो इंसिडेंस रहती है उसका वर्चुअल पाथ किस तरह से होगा? इस तरह से होगा, यानी कि इस पॉइंट पर, यानी A और B के जो पाथ हैं लाइट रे के वर्चुअल पाथ, उनको अगर हम मिला दें तो देखिए दो लाइट रे कहाँ पर कट कर रही हैं? इस जगह पर कट कर रही हैं, और ये जस्ट B के सामने है। तो आपकी इमेज इस तरह से कुछ यहाँ पर बन के आएगी सेम साइज़ की। ये पॉइंट क्या हो जाएगा मिरर के अंदर? ये A' हो जाएगा A के सामने जो है, जो ये B' हो जाएगा B के सामने जो है। तो ये इमेज सेम साइज़ की बनेगी और सेम डिस्टेंस पर बनेगी। सेम डिस्टेंस मतलब जितनी देर आपको दूर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हालांकि इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको, बट जो प्रैक्टिकली है और न्यूमेरिकली है ये इमेज सेम साइज़ की और सेम डिस्टेंस में बनती है मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में। एक और इमेज हम फॉर्मेशन बनाना सीखते हैं, एक और इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक मैंने स्ट्रेट पिन लेकर एक इंक्लाइंड पिन ली है, और ये पिन के दो नाम दे दिए मैंने A और B। A से एक लाइट स्ट्रेट चलती है जो कि नॉर्मल पर इंसिडेंस होती है, तो ये नॉर्मल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से इसका जो वर्चुअल पाथ है वो मिरर के अंदर इस तरह से आपको दिखाई देगा। और इसके बाद में ये जो B वाली लाइट रे है, B वाला जो पोर्सन है, यहाँ से भी एक लाइट रे नॉर्मल पे इंसिडेंस होती है तो नॉर्मल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से जो B का जो वर्चुअल पाथ है वो इस तरह से आपको मिरर के अंदर दिखाई देगा। अब यहाँ से जो B से दूसरी लाइट जो कि एक ही इंसिडेंस लाइट पर इंसिडेंस होती है इस जगह पर, ये जिस एंगल पर आती है ठीक उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसे आप डॉट डॉट करके पीछे भेज देते हैं इस तरह से करके, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, ये B की दो लाइट रे मिल गई, एक तो बिल्कुल पैरेलल है नॉर्मल के और दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे का वर्चुअल पाथ है। तो यहाँ पर आपको B मिल जाएगा इस पिन का। अब आते हैं A के लिए। तो जैसे कि आपने B को एक ही इंसिडेंट लाइट रे पर भेजा है, ऐसे ही A से एक लाइट रे B की इंसिडेंट लाइट रे पर भेजना है, यानी कि इस तरह से कुछ करके भेज दीजिए ऐसे करके। क्लियर? इस पर ट्रिपल एरो लगा दीजिए जैसे कि आपको कंफर्म रहे कि ये A वाली लाइट रे है। अब ये जो A वाली लाइट रे है जिस एंगल पर आई है ठीक उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती हुई चली जाएगी, तो इसे इस तरह से भेज देते हैं पीछे, ठीक है। ये चली जाती है। अब A वाली लाइट रे का वर्चुअल जब पाथ आप बनाते हैं डॉट डॉट करके, तो ये लगभग आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर कट कर जाएगा। अब ये जो आपको देखिए दो जो लाइटें दिख रही हैं किसकी है? एक तो A की सेकंड रे और ये A की फर्स्ट रे वर्चुअल पाथ। तो आप इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे यहाँ पर, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा? ये इमेज बन के आ जाएगी AB की, जो वर्चुअल इमेज होती है। अब वर्चुअल इमेज क्या चीज़ है और रियल इमेज क्या चीज़ है, इनको भी हम समझ लेते हैं। तो इस तरीके से ये A' B' देखिए A' की O से जो A की जो O से दूरी है वही A' की O से डिस्टेंस है, और जो B की डिस्टेंस है O' से वही V' और O' की डिस्टेंस है। यानी कि मतलब मेरा ये हो गया यहाँ पर कि अभी जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था कि जो भी इमेज है वर्चुअल इमेज वो सेम डिस्टेंस से बनती है। तो BO इक्वस VO' टू B' हो जाएगा और AO इक्वस टू A' हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जब ये मैंने कहा था आपसे कि दो इमेज हैं वर्चुअल और रियल, तो वर्चुअल इमेज वो हैं जो कि आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं वर्चुअल इमेज को, और जो इस स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं तो इसका मतलब आपको उसी ऑब्जेक्ट में दिखाई देंगी जो स्मूथ सरफेस है। जैसे कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में आपको इमेज अंदर की तरफ मिरर के अंदर ही दिखाई दे रही है,
तो इस तरह की जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल इमेज कहलाएगी। दूसरी होती है रियल इमेज। रियल इमेज वो इमेज है जिन्हें कि आप स्क्रीन पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फोटोग्राफ हो गया, या फिर सिनेमा हॉल में चलने वाली पिक्चर हो गई, या कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव मिरर से बनने वाली इमेजेस होगी जो कि स्क्रीन पर आराम से दिख जाती हैं। तो इस तरह की जो इमेजेस हैं उन्हें हम रियल इमेज बोलते हैं। जो स्क्रीन पर आप नहीं ले सकते वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती हैं, ठीक है, और रियल इमेज इन्वर्टेड होती हैं। तो इनको हम आगे समझेंगे। तो फिलहाल तो ये प्लेन मिरर के बारे में आपने डायग्राम बनाने सीखे, कुछ और डायग्राम्स आप अपनी तरफ से भी करके देख सकते हैं। प्लेन मिरर के बाद में हम आते हैं स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक है कॉन्केव और एक है कॉन्वेक्स। तो इसको हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ये क्या होते हैं? तो आप इसे समझने से पहले ऐसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई स्फेरिकल ग्लास बॉल है, कांच की एक बॉल है स्फेरिकल, और उससे आपने क्या काम किया, जो आपने स्फेरिकल बॉल बनाई है इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इतना हिस्सा कट कर लिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और इस हिस्से को आप इधर ले आते हैं। थोड़ा बड़ा करके मैंने दिखा दिया है। तो दैट सरफेस इज ऑपेकली पेंटेड इनर साइड of the spherical glass and smoothly polished at outer side of the spherical glass, then the such surface is called convex mirror। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर का जो उभरा हिस्सा है वो स्मूथली पॉलिश्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मिरर है ये किसी स्फेरिकल बॉल की कटिंग है, तो इसका एक सेंटर होगा जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इसके बाद में ये जो आपके पास अपर्चर है एक्स से लेकर वाई तक, इस अपर्चर का एक मिड पॉइंट होगा जिसे हम बोलते हैं पोल पी। सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। और सी और पी का जो मिड पॉइंट है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ। यानी कि जो सी एफ है इक्वल्स टू एफ पी, ये किसके बराबर है? ये प्रिंसिपल फोकस एफ से रिप्रेजेंट इसे किया जाता है। और इसकी जो लेंथ है, यानी कि ये जो सी एफ से लेकर पी, सी एफ या पी एफ की जो डिस्टेंस है इसे फोकल लेंथ स्मॉल एफ बोलते हैं, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। अगर आप डिफाइन करना हो तो अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक तो ये मिरर हो गया, इसकी हम जो लॉज हैं उनको कॉन्केव मिरर को समझने के बाद में करते हैं। ऐसे ही कॉन्केव मिरर है, तो आप जैसे कि आप समझ चुके हैं कि ये किसी जो कॉन्वेक्स मिरर है किसी स्फेरिकल ग्लास की कटिंग है। ऐसे ही क्या है कि फिर दोबारा कोई आप स्फेरिकल ग्लास लेते हैं और उस स्फेरिकल ग्लास को आप बाहर से ऑब्लिकली पेंट कर देते हैं बाहर से, ठीक है। आपने इसे बाहर से ऑब्लिकली पेंट कर दिया और इसकी कटिंग आपने अलग ले ली, तो इस तरह से कटिंग आपको इस तरह से मिल जाएगी, क्योंकि आपने ये सब बाहर से पेंट किया हुआ है। तो जो अंदर वाला पोर्शन है वो स्मूथली पॉलिश कर दिया। तो इस तरह के जो सरफेस हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये स्फेरिकल सरफेस की कटिंग्स हैं, तो इनका एक सेंटर होगा। ऐसे ही स्फेरिकल कटिंग जो आपने ली है इस अपर्चर एक्स वाई का एक सेंटर होगा जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इसी की तरह पर सी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इस अपर्चर एक्स वाई का एक मिड पॉइंट होगा जिसे हम बोलते हैं पोल पी। सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। सी और पी का जो मिड पॉइंट है उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस एफ। और सी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस या एफ से लेकर पी तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ स्मॉल एफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सी एफ और एफ पी दरअसल सी पी का मिड पॉइंट है, तो स्मॉल एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, यानी कि r/2। अब बात आती है, ये तो होगी इनके बारे में इंट्रोडक्शन, इनका यूज़ भी है। आपने कई बार कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को अलग अलग जगह देखा होगा। जैसे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो गाड़ियों के शीशों, जो आपके रियर व्यू मिरर होते हैं उनमें लगता है, जैसे कि आपको वाइड एंगल दिखाई दे पीछे का। कॉन्केव मिरर मोस्टली आपने जो शॉप्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, उसमें कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं, जैसे कि चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई दे और विजिबिलिटी अच्छी हो। इसके अलावा लाइट को फोकस करने के लिए भी जो कार या व्हीकल्स हैं उनकी हेडलाइट को कॉन्केव मिरर पर ही फिट किया जाता है। वो एक्चुअल मिरर तो नहीं होते पर उनकी शेप कॉन्केव जैसी होती है। इसके बाद में आते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। इसके तो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्केव मिरर की, इस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है। हम करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर्स में, जिसमें सबसे पहले कॉन्केव मिरर आपने लिया है। कॉन्केव मिरर का मैं इस तरह से डायग्राम बना देता हूँ। तो जनरली आप कॉन्केव मिरर को इस तरह से देखेंगे, ठीक है ना। उसकी वजह ये होती है कि हम जो डिस्टेंसेज हैं उसकी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेते हैं, लेकिन आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कॉन्केव मिरर बना लिया, ये इसके अपर्चर एक्स वाई हो गई, इसका मिड पॉइंट पी हो गया, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गई, सी से पी तक की डिस्टेंस को आप आर बोलते हैं, और ये मिड पॉइंट इसका एफ हो गया, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में जिस एंगल पर आई है उसी एंगल से निकल जाएगी, यानी कि ऐसी रे हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है। रूल नंबर 1, इसे 1 डाल देते हैं। रूल नंबर 2, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जा रही है
तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो जिस एंगल पर आई है उस एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, यानी कि वो रिफ्लेक्शन के बाद में कोई भी लाइट प्रिंसिपल फोकस से अगर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में मिरर से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर CFP को हम बोलते हैं, CFP सेट टू बी प्रिंसिपल एक्सिस। दो रूल हो गए। इसके बाद में कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो दरअसल रेडियस है स्फेरिकल कटिंग की। तो नॉर्मल होगी सरफेस के लिए, तो कोई भी लाइट अगर सरफेस पर नॉर्मल पे गिरती है वो नॉर्मल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। तो ये 3 इसके रूल्स हैं। बाकी आप ये ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट पर लाइट जिस एंगल पर आती है ठीक उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। ये इसका बेसिक लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। इसके बाद में आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आप इस तरह से डायग्राम बनाते हैं और उसे अंदर से ऑब्लिकली आप पेंट दिखा देते हैं, बाहर वाला सरफेस उसका स्मूथ होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये एक स्फेरिकल कटिंग का हिस्सा है, तो इसका मान लेते हैं यहाँ पर C सेंटर ऑफ कर्वेचर है और XY अपर्चर हो जाएगी, जिसका मिड पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस F है। CP को मिला दो, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और CP का जो मिड पॉइंट है इसे प्रिंसिपल फोकस F बोलते हैं। तो रूल नंबर 1 कि कोई भी लाइट रे, जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट जो है स्मूथ सरफेस के सामने ऐसे आएगी, तो कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रूल वही है कि रिफ्लेक्शन के बाद में वो जिस एंगल पर आई है उसी एंगल से पास होगी। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हुई चली जाएगी सरफेस पर। लेकिन इसका वर्चुअल पाथ जो है लाइट रे का कॉन्वेक्स मिरर पर डॉट डॉट करके अगर आप मिलाएं तो ये हमेशा प्रिंसिपल फोकस से जाता हुआ आपको दिखाई देगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के पाथ पर आती है इस तरीके से तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। रूल नंबर 3, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ पर आती है इस तरह से करके तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ से ही पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि इसका वर्चुअल पाथ कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसके अलावा बाकी सब रूल सेम है कि कोई भी लाइट रे जिस एंगल पर इंसिडेंस होती है ठीक उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। इसका बेसिक रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है। तो रूल समझने की वजह ये है कि दरअसल हमें ये पता करना है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में से कौन रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है, किन किन कंडीशन पर बनाता है। इमेज बड़ी छोटी कैसे हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बार्बर शॉप में कॉनकेव मिरर को हम यूज़ करते हैं जैसे कि हमें जो अपना चेहरा है थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जबकि हम इसे गाड़ी की हेडलाइट में यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं गाड़ी की हेडलाइट में जहाँ पर किसी लाइट को फोकस्ड कर देता है। और जबकि कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू के लिए यूज़ किया जाता है जो व्हीकल्स होते हैं, जिससे कि हमें बहुत बड़ा एरिया दिखाई दे। तो ऐसा क्या होता है कि ये अलग अलग इमेजेस एक ही चीज़ की अलग अलग साइज़ की इमेज बनाते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर करना सीखेंगे। तो तब तक आप इसका रिवाइज करें और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।